गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर अभी कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ। सुमित आया अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आप कहाँ पे रहते हैं? बेटा मैं कीटगंज रहता हूँ, पुराने ब्रिज के पास। ओके सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आज वाइल लूप करेंगे। इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू द वाइल लूप. So the while loop, a while loop lets you do repeated execution. अभी तक if else में क्या हो रहा था कि हम सपोज if का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम उसे एग्जीक्यूट करते थे और बाहर निकल आते थे, तो उसमें वन टाइम एग्जीक्यूशन होता था, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूशन, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन बस एक बार। अगर if की कंडीशन फॉल्स है तो elif चलता था, सपोज elif की भी कंडीशन फॉल्स है तो else चलता था, बट चलता एक ही बार था। सो फॉर दैट पर्पज अब अगर हमें रेपिटेशन करना है कि बार बार लूप को हम रन कराएं जब तक कि एक रिक्वायर्ड कंडीशन जो कि हमारी कंडीशन है वो जब तक ट्रू हो, तब तक अगर कुछ चले, तो देन वी डू इट यूजिंग ईदर व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो अ व्हाइल लूप लेट्स यू डू रेपिटेड एग्जीक्यूशन ऑफ वन और मोर लाइंस ऑफ कोड, या तो एक या एक से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड, अंटिल द बूलियन कंडीशन चेंजेस। लाइक या तो अगर वो फॉल्स चल रही है तो ट्रू हो जाए, और ट्रू चल रही तो फॉल्स हो जाए। द कोड ब्लॉक इनसाइड द व्हाइल लूप, दैट इज इंडेंटेशन, will execute as long as the boolean condition in the while loop is true। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट या कई स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ये तब तक रन करेंगे जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, नाउ while loop का ये फ्लो चार्ट है। Now here we enter the while loop. After that one condition is given till the time the condition is true।
बॉडी ऑफ वाइल विल एग्जीक्यूट, फिर से जाएगा चेक करेगा, अगर कंडीशन तब भी ट्रू है फिर जाएगा चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है तो चेक करेगा, सपोज अब फॉल्स हो गई इस स्टेप पे कंडीशन, तो फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, बट टिल द टाइम कंडीशन इज ट्रू ये लूप रन करेगा. नाउ सम एग्जांपल्स फॉर इट इज लाइक सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर. सो बेसिकली पहले हम लॉजिक समझते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बनेगा कैसे. तो सबसे पहली बात, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें, क्योंकि हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि उस प्रोग्राम के पीछे लॉजिक क्या है. तो सबसे पहली लॉजिक, अगर मैं कह रहा हूँ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, अगर जैसे मैंने नंबर लिया 134, 134 एक नंबर मैंने लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 प्लस अच्छा ओके वाइल लूप फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. वेदांत आज दी क्वेश्चन राइट, वेदांत ने पूछा था ना. हाँ ठीक है बेटा, फिर से एक्सप्लेन. ओके देखो वाइल लूप क्या है, अभी तक इफ एल्स इफ एल्स में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हम अगर कंडीशन एक बार ट्रू हो रही है तो बस सिर्फ एक ही बार का एग्जीक्यूशन हो रहा था, उसके बाद हम बाहर आ जा रहे थे. ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूशन था उसमें. बट व्हाट इफ सपोज वी हैव टू डू रिपीटेड एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं है कि हम रिपीटेड एग्जीक्यूशन कर नहीं सकते, जैसे यूजिंग इफ एल्स वो भी हम कर सकते हैं जब हम नेस्टेड इफिंग करेंगे. नेस्टेड इफ का जब हम यूज करेंगे मींस, नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है लाइक सपोज आई एम सेइंग कि n is equal to 4, 4, then o is equal to 3, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि if n is greater than 0, तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ले लेते हैं सपोज, अब जैसे इसको n ही रहने देते हैं. इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव नंबर होता है. तो लेट्स, अब पॉजिटिव नंबर में भी फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो नंबर 0 हो सकता है या तो वो मींस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में 0 नहीं आता, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो हमें 0 को अलग निकालना है, पॉजिटिव नंबर अलग और नेगेटिव नंबर अलग. तो इफ एल्स से अगर हम वो प्रोग्राम बना रहे हैं तो फिर हम एक और इफ चलाएंगे, इफ n is double equal to 0, तो प्रिंट number is neither positive nor negative. ठीक है, कोलन लगा के it is 0. ये हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि नंबर 0 है हमारा. देन अब इसी के अंदर एक else लगा देंगे और उसमें हम लिख देंगे प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव. फिर अब हम बाहर एक एल्स लगा देंगे, नंबर इज नेगेटिव. ओहो, अब ये हमने क्या किया, एक नेस्टेड इफ बना दिया है. ठीक है, नाउ अब सपोज हमने n इज इक्वल टू 4 ले रखा है. ठीक है, हमने सेव कराया है, रन किया. नाउ इट इज सेइंग नंबर इज पॉजिटिव. व्हाट इफ अगर मैं नंबर को -9 दे देता हूं, ये रन करा के देखते हैं. इट इज सेइंग नंबर इज नेगेटिव. व्हाट इफ अगर मैं नंबर को 0 कर देता हूं, क्योंकि 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव. अब मैं रन कराता हूं, तो इट इज सेइंग
नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज 0। तो हमने क्या किया, इफ की एक कंडीशन चेक कराई जिसमें कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट क्या है कि इफ n इज इक्वल टू 0 तो नंबर 0 है, एल्स वो, तो हमने इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया। तो हमको अगर किसी चीज का लूपिंग करना था तो हमने उसको नेस्टिंग कर दी है, ठीक है। इसी के लिए इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। तो ये नेस्टिंग, तो बट हमें बार बार किसी चीज का एग्जीक्यूशन कराना हो, यहाँ पे भी क्या चीज हुआ कि चलो ठीक है, एक बार तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, हम उसके अंदर गए, अभी तक हम टोटल इफ से बाहर नहीं निकले हैं, बट भले हम उसके अंदर के एग्जीक्यूशन में चले गए, फिर हम उसके अंदर किसी एक पार्ट को एग्जीक्यूट किए, देन हम बाहर है, बट वो चीज एग्जीक्यूशन भी एक ही टाइम हो रहा है। तो टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम कि हमें बार बार अगर किसी चीज को रिपीट करना है तो while लूप या फॉर लूप की हेल्प से हम कर लेते हैं। तो अब while लूप लेट्स यू डू रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ वन और मोर लाइंस ऑफ कोड, एक या एक से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड, until द बूलियन कंडीशन चेंजेस, टिल द टाइम जो एक कंडीशन है बूलियन कंडीशन, लाइक अगर ट्रू चल रही है तो जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। द कोड ब्लॉक इनसाइड द व्हाइल लूप, फोर स्पेसेस इंडेंटेशन, मतलब ये जो इंडेंटेशन है आपके, विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज बूलियन कंडीशन इन द व्हाइल लूप इज ट्रू। तब तक एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहती है। तो इसका फ्लो चार्ट है। अब एक कंडीशन दी हुई है व्हाइल लूप के अंदर, जब तक ये कंडीशन ट्रू है बॉडी ऑफ व्हाइल एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन, अगर तब भी ट्रू है फिर बॉडी ऑफ व्हाइल जाएगा एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगर उसने देखा कंडीशन ट्रू है फिर बॉडी ऑफ व्हाइल एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर सपोज कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर निकल आएगा और एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और उसके नीचे के व्हाइल लूप के फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। नाउ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो अब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर के पीछे लॉजिक क्या है कि हम इस प्रोग्राम को बनाएं कैसे। इसको याद नहीं करना है कोई भी प्रोग्राम, आपको उसकी लॉजिक समझनी है और बनाना है। तो अगर मैंने कहा कि 134 एक नंबर है तो इसका आंसर आना चाहिए 1 + 3 + 4, तो कितना हो 8 हो गया, आंसर आपका 8 आना चाहिए। तो बेसिक लॉजिक क्या है, 1 + 3 + 4, मतलब हमको हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहला तो हमारा फंडा ये है इस प्रोग्राम का कि एक एक डिजिट का इंडिविजुअल एक्सट्रैक्शन एक नंबर में से, ठीक है। तो अगर कुछ लोग ये सोचें कि हम ये कर सकते हैं कि एक ए ले ले वेरिएबल और ए को हम दे दें 1, ठीक है, बी को हम दे दें 2 या 3 था शायद, 3 है, ठीक है, और सी को दे दें 4, नहीं, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं 134, मैंने बोला, हमने कहा 1, 3 एंड 4 का एडिशन नहीं कराना है, 134 का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, एक नंबर की ही उसी की डिजिट्स का सम करना है, तो हम उसको अलग अलग नहीं ले सकते, तो ये मेथड रॉन्ग है। तो हम अगली लॉजिक क्या है कि हम एक एक इंडिविजुअल डिजिट का एक्सट्रैक्शन करें। तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमें लॉजिक लगानी है प्रोग्राम में, तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर को हम 10 से डिवाइड कर दें, अगर, ठीक है, 10 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें तो उसका जो आखिरी यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो हमारी निकल के आ जाएगी एज अ रिमाइंडर, हमेशा होगा। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बचपन में हम पढ़ते थे, तो कोई सा भी नंबर अगर आपने लिया है, सपोज हमने 15 ही क्यों ना ले लिया, ठीक है, और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, ये 10 से गया एंड उसके बाद रिमाइंडर निकल के आया 5। तो हम अगर देखें किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा यूनिट प्लेस की डिजिट ही होगी, ठीक है। सपोज मैं 225 ले लेता हूँ या 23 ले लेता हूँ, 223, और इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कितना जाएगा बताओ ये लोग, 10 कितने जा, 10 2 ज़ा 20, ठीक है, फिर कितना आया 23, फिर 10 2 ज़ा 20, अब रिमाइंडर आया 3, तो हमें लास्ट में रिमाइंडर हमेशा 3
या सॉरी यूनिट प्लेस की डिजिट ही मिलेगी जब कभी भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहली लॉजिक है जो हमें समझ में आई कि चलो हमने यूनिट प्लेस की डिजिट का तो एक्सट्रैक्शन कर लिया, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड और गेट द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग इट बाई 10। ठीक है, तो हमने 10 से जब डिवाइड किया दैट मीन्स कि हमें रिमाइंडर मिल गया, दैट इज यूनिट प्लेस की डिजिट। चलो अब ये हो गया हमारा। नाउ अब जब तक हम दूसरा डिजिट अब हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो दूसरा डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक लॉजिक ये लगानी है कि हमें पहले इस नंबर को डिक्रीमेंट करना होगा। 134 को डिक्रीमेंटेशन में मतलब कि अब 13 ही सिर्फ मिले, तो अगर हमें 13 चाहिए और 4 को हटा देना है, तो ये हमने फ्लोर फंक्शन, जब हम फ्लोर ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जब हमने आपको बताया था ए फ्लोर बी, तो जब हम फ्लोर के बारे में पढ़ रहे तो ये था कि हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यू आती है और डेसिमल पार्ट जो है वो हट जाता है, डेसिमल को हटा देता है और सिर्फ इंटीजर मिलती है। तो एक हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ, अगर हम फ्लोर डिवीजन लगाते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 101, ठीक है, और हमने इसको अगर 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 10 से ही हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी और नंबर से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल कहीं और लग जाएगा। जैसे सपोज अगर हमने 100 से कर दिया तो डेसिमल सीधा यहाँ लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो यूनिट प्लेस हमको हटाना था, तो हट जाएंगी दो की दो यूनिट। तो अगर ऐसा किसी प्रोग्राम में लॉजिक चाहिए तो उसमें हम 100 से कर लेंगे, बट इसमें अभी हमको 10 से ही करना है, क्योंकि हमको यूनिट प्लेस की डिजिट को सिर्फ हटा देना है अब, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 बचे और उसका एक्सट्रैक्शन हम करें। तो हमने क्या किया, अगली लॉजिक ये लगाई, 10 से अगर हम इसको काटते हैं तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, और डेसिमल लगा तो दैट मीन्स कि डेसिमल पार्ट एक्सक्लूड हो जाता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट लिया जाता है। तो इंटीजर पार्ट ये है जिसे ले लिया जाएगा और ये डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास एक डिक्रीमेंटेशन भी हो गया। अब एक चीज और मुद्दा फंस रहा है, एक मुद्दा ये फंस रहा है कि अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ें कैसे। ठीक है, तो दो नंबर को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने प्रोग्राम में, क्योंकि एक लूपिंग है, ये एक आपका इफ एल्स का स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लूपिंग है जिसमें कि, अच्छा पहले उस सम वाला समझाने से पहले ये इतना समझ में आया, इतनी लॉजिक समझ। Yes, sir. तो ये हमने कर दिया। जिसको भी ना समझ में आया अभी हाथ उठा लो, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब अगली लॉजिक ये कहती है कि हमें इन सारी डिजिट्स को ऐड करना है। हमने डिजिट भी निकाल लिया, डिक्रीमेंट भी करना जान गए, तो अब हमें एडिशन करनी। सबसे पहला चीज जब हमें, ये हम लिख रहे थे क्योंकि एक लूपिंग स्ट्रक्चर है, जब मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दिखाया तो पहली बार जाता है, फिर उसके बाद अगर सपोज दूसरी बार भी कंडीशन ट्रू है फिर ये वाइल लूप के अंदर जाता है, फिर सपोज तीसरी बार भी कंडीशन ट्रू है फिर अंदर जाता है। दैट मीन्स ये रेपिटेशन चल रहा है। आप इसमें कुछ, इसके चलने के बीच में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं नया कुछ बीच में। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बात ये समझ में आती है कि अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज जैसे 4 है, उसको हम 0 से ऐड कर दें तो हमें वही नंबर मिलेगा, दैट मीन्स हमें वही फेस वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज करने के लिए हमें उसकी फेस वैल्यू चाहिए थी, दैट इज वाई हमने सम को 0 ले लिया, सो दैट कि हमें ये फेस वैल्यू मिल जाए। अब उसके बाद जितनी बार भी सम को हम करेंगे तो ये आएगा। नाउ लेट्स डू द प्रोग्राम। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो हमने सबसे पहले, अब जो भी हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस थे अब हम इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोई प्रोग्राम बनाने से पहले उसकी लॉजिक आप समझ लीजिए। लॉजिक समझने के बाद जब लॉजिक के स्क्रैप्स आपके बन जाएं, अब उन स्क्रैप्स को अच्छे से यूज करके अपने प्रोग्राम में फॉर्मुलेट कीजिए। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट करवाना है यूजर से।
तो एक n नाम का वेरिएबल हमने लिया, n इज इक्वल टू int इनपुट एंटर अ नंबर। अब उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। देन उसके बाद अब हमने आपसे कहा कि sum1 एक वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। क्यों? ताकि जो है हम उसी को उसकी फेस वैल्यूज करा दें तो वो हमारी सम में ऐड हो जाएगी। देन अब वाइल लूप चलाते हैं। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n हमारा 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा। अब रेम रिमाइंडर निकालने के लिए, क्योंकि हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा था, गेट द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है, ताकि हमें यूनिट प्लेस मिल जाए, यूनिट प्लेस की डेट। तो रेम इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। फिर उसके बाद हमने sum1 इज इक्वल टू sum1 प्लस रेम। कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो रिमाइंडर निकाला था 4, जो 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया जो 4, उसको अब हम 0 से ऐड कर दें ताकि हमें वही नंबर मिल जाए, क्योंकि ये हमको रिपीटेडली बार बार करते रहना है। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, सम को हमने 0 दिया था तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, इस वजह से वो फेस वैल्यू आ जाएगी और सम की वैल्यू अपडेट होके 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें डिक्रीमेंट का पार्ट चलाना है। दो ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनको में लिख दे रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब घटाना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया जैसे a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, शुरुआत का स्मॉल होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, और ये भी a प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, या 1 या 2, मीन्स आप बढ़ा रहे, इसकी वैल्यू एक ही जितनी बार लूप चलेगा बढ़ती जाएगी। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक होता है हमारा डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे a माइनस इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू a माइनस 1। तो ये सब टाइप की जो चीज ये डिक्रीमेंट कर रही है, मींस कि अब a की वैल्यू जो भी कुछ रही होगी, सपोज a की वैल्यू इस केस में डिक्रीमेंट ऑपरेटर में सपोज a की वैल्यू 7 थी, तो हर बार इसकी वैल्यू 1 से कम होती चली जाएगी। एक बार 6 होगी, एक बार 5 होगी, एक बार 4। तो उसी तरीके से जो हमने ये वाला पार्ट है हमारा, डिवाइड द नंबर बाय 10 टू गेट्स इट इंटीजर पार्ट, तो ये क्या कर रहा है, उस नंबर को दैट इज 1 2 3 4, इट इज शॉर्टनिंग इट। Like 1 3 4 was there, so 4, when 4 was being excluded, so 1 and 3 was left. So that is the reason it is called as decrement operator. So it is decrementing it. Let's do the program again. So here we'll be decrementing it by n is equal to n floor 10, that is n double divided by 10, or n floor 10. After that, print sum of the digits of the number is colon double quotes close comma sum 1. Now we'll save it. Run it, and you can see it is saying enter a number. I'll enter 1 3 4. So it is saying sum of the digits of the number is 8. Now how come it is 8? I'll just explain you this.
So it's saying enter a number. So I have entered 134, 134. So I should be getting 8 as the output. ठीक है. So sum was 0. So while n is greater than 0, so n is 134. So is 134 greater than 0? Yes, condition is true. So because condition is true, we came inside the loop. Now, when we came inside, so it is saying rem is equal to n modulus 10. So n is 134. So 134 modulus 10 will give us 4 as the remainder. Remainder आएगा हमारा 4. So remainder has become 4. So here 4 is the remainder. Sum was 0 initially. शुरुआत में sum 0 था. So 0 plus 4 is 4 itself. तो sum की updated value of 4 हो गई. After that, then when we are coming down, it is saying n double divided by 10 or n floor 10. So n floor 10 is giving us 13.4. So 13 will be getting as the output because it is floor. So now the updated value of n is, अब n की value update होके 13 हो गई. Now when it is 13, 13 is greater than 0. Yes, condition is true. So again we are there inside the while loop. Then 13 modulus 10, remainder क्या आएगा? आकर्ष. Yes, sir. रिमाइंडर क्या आएगा? 13 मॉडुलस 10. Sir, 3. करेक्ट. तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा. अब अमीशा, 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 चलो अविशी, हाँ अविशी ये बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम नाउ? सम की अब वैल्यू क्या होगी? थ्री प्लस 3 प्लस, सही है. 3 प्लस फिर किससे प्लस होगी 3 की वैल्यू? 4 करेक्ट, क्योंकि पिछली बार के एग्जीक्यूशन में सम की वैल्यू अपडेट होके 4 थी. 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7. तो सम की अपडेटेड वैल्यू अब 7 हो गई. ठीक है. नाउ सर हाँ अन्विता, सर ये मुझे बस इतना समझ में सम 1 की वैल्यू 4 आई थी. हाँ पिछली बार का एग्जीक्यूशन में 4 ही तो आई थी. अच्छा देखो हम फिर से दिखा देता हूँ. सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर. अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ. सर 3 + 4 कैसे आया सर? सर 3 + 4 कैसे आया? बता रहे कैसे आया. बता रहे चलो अब टेबल ही बना देते हैं तुम लोगों के लिए. एक ये है n की वैल्यू. ठीक है, ये हम ऐसे चलते जा रहे हैं. यहाँ पे n है और उसकी वैल्यू, फिर रेम है. ठीक है, और उसकी वैल्यू रहेगी अब. फिर उसके बाद सम 1 है और उसकी वैल्यू रहेगी. ठीक, 3 चीजें हैं जिनकी वैल्यू अब अपडेट होंगी इस टेबल में. ठीक है, और ये जितनी बार लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार की वैल्यूज आपके बगल में यहाँ दिखती जाएंगी. ठीक ना, पहली बार था 134. ये यूजर ने एक नंबर एंटर कराया. जैसे ही यूजर ने नंबर एंटर कराया 134, तो n की वैल्यू अभी प्रेजेंटली कितनी है? 134 है ना, क्योंकि यूजर ने यही तो एंटर कराई है n में. तो 134 है. क्या 134 0 से बड़ा है? यस.
हाँ 0 से बड़ा है, सो कंडीशन ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर आ गए। नाउ 134 मॉडुलस 10, शिवांजलि। यस सर। 134 मॉडुलस 10 कितना? 4 सर, Correct. 4। करेक्ट। तो अब रेम की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गई, 4 आ गई। यस सर। ठीक है, नाउ ये रेम की वैल्यू हो चुकी है 4। ठीक, यहाँ हम देखिए हम लिखते जा रहे हैं सबकी वैल्यूज। रेम की वैल्यू जैसे ही 4 हुई, अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है सम इज इक्वल टू सम प्लस रेम। तो सम की वैल्यू ऊपर क्या है, 0, सम की वैल्यू है 0, रेम की वैल्यू अभी क्या निकल के आई, 4। तो 0 प्लस 4 इज 4, तो सम 1 की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, 4। हाँ खुशी बेटा, खुशी कोई क्वेरी? अच्छा, नाउ अब उसके बाद हमने क्या किया कि जब सम की वैल्यू हमारी 4 आ गई या अपडेट हो गई है सम की वैल्यू, क्यों? क्योंकि पहले सम की वैल्यू 0 थी, रेम की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, और एन की वैल्यू थी पहले 134। ठीक है, ये उसकी इनिशियल वैल्यूज थी, रेम की कुछ नहीं थी, इसकी 134 थी, तो रेम की वैल्यू निकल के आई थी 4, क्योंकि एन मॉडुलस 10 हुआ था हमारा, तो 134 को 10 से जब हमने डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आया था। आफ्टर दैट 0 प्लस 4 किया, तो सम पहले क्योंकि 0 था तो अपने से ही सम प्लस रिमाइंडर हो गया, तो 0 प्लस 4 होके हमारा सम की अपडेटेड वैल्यू 4 हो गई। अब जब हम n पे आए तो इट इज सेइंग n फ्लोर 10, तो n फ्लोर 10 कितना आएगा, समृद्धि? समृद्धि, प्रिया तुम बताओ, n फ्लोर 10 कितना आएगा? 30। हाँ प्रिया, 13। हाँ करेक्ट, 13 आएगा। सो n फ्लोर 10 हमारा हो गया 13। तो n की अब अपडेटेड वैल्यू, पहले देखिए n था 134, अब कितना हो रहा है 13, n की अब वैल्यू हो चुकी है 13। अब जब n 13 हुआ तो हम ऊपर वापस से गए, क्यों? क्योंकि वाइल लूप हमारा क्या कहता है, वाइल लूप कहता है कि अगर एक बार एग्जीक्यूशन हो गया है फिर से ये जाएगा और कंडीशन को फिर से चेक करेगा। तो अब कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया है? अब 134 की जगह बचा है सिर्फ 13, क्योंकि n की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 13। तो कंडीशन तब भी ट्रू है क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 0। तो हम वापस से लूप के अंदर आ गए। जैसे ही हम लूप के अंदर आए तो इट इज सेइंग रेम इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 अगेन। तो अब n हमारा कितना है 13, तो 13 मॉडुलस 10। इसका मतलब क्या? किसका मतलब? किसका मतलब बेटा? इसका मतलब सिद्धार्थ, जो भी आप मुझे कल समझा रहे थे। क्या बेटा क्या कह रहे हो? आवाज बहुत। सर हाँ सर सर जो सेकंड लास्ट n स्क्वायर्स टू n जो है सर 10 डिवाइड करना है उसमें, हाँ हाँ सर उसमें n की वैल्यू 134 रहेगी कि 13 रहेगी? बेटा देखो हुआ क्या ना, ये n फ्लोर 10 है। फ्लोर का मतलब होता है कि आपने जैसे राउंड ऑफ करते हो ना कि तो इसका मतलब ये समझो कि जैसे 2.8 है, ठीक है, तो जनरली जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाता है 3। बट जब हम फ्लोर लगा देते हैं, मींस ये डबल डिवीजन वाला सिंबल लगा देते हैं, ऑपरेटर लगा देते हैं, तो फ्लोर ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर बताएगा, दैट इज 2। ठीक है, जो इसका लोएस्ट नंबर होगा, तो उसका सीधा का सीधा मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल पार्ट है वो हट जाएगा। क्योंकि अगर 2 मिल रहा है तो मतलब भाई अगर 2.4 भी है तो वो सिर्फ 2 ही लेगा, 2.9 है तो भी वो सिर्फ 2 ही लेगा, तो आंसर हमेशा 2 आएगा। या सपोज अगर 9.9 है, ठीक है, तो होना तो 10 चाहिए था, बट क्योंकि फ्लोर डिवीजन लगा है तो फ्लोर डिवीजन लगने की वजह से वो सिर्फ 9 ही लेगा, डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड कर देगा। ये होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हमने पहली बार में
हमने n डबल डिवाइडेड बाई 10 लिखा, तो n हमारा क्या था 134। तो 134 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 134 को 10 से डिवाइड किया तो 13.4 आया। तो 13.4 का मतलब कि हम 13 लेंगे, 4 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू निकल के आई 13। इसलिए यहाँ पे n हो चुका है हमारा 13। अब बात समझ में आया? यस सर। हाँ, सो 13 हो गया। अब ऊपर गए 13, अब रिमाइंडर यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 13 मॉडुलस 10, रिमाइंडर निकल के आया 3। ठीक, 3। हाँ। अब इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक चेंज हो गया। सर अब 13 प्लस 3 होगा ना? 13 कहाँ से आया बेटिया? अरे सर सम 1 की वैल्यू 13 हो जाएगी ना? 3 plus 4 होगा। समवन की 3 हो जाएगी वैल्यू ना? रैम की वैल्यू 3 हो, हाँ बेटा। रैम सर आप मुझे उस समय बुला रहे थे, मेरा नेटवर्क नहीं काम कर कोई रहा बात था। नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो अब बताओ ये क्या होगा, सम 1 की वैल्यू क्या आएगी? सर सम 1 की वैल्यू 4 आएगी। 4 कहाँ से आएगी बेटा? देखो पिछली बार तो 4 0 आई, सर 7 आएगी। पिछली बार 4 आई थी, अब रैम 3 हो चुका है, ठीक है। और सम 1 हमारा क्या था, इसीलिए देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ याद बना के। तो 4 हो जाएगा सम 1, क्योंकि पिछली बार के एग्जीक्यूशन में सम 1 की वैल्यू 4 थी ना, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7 सर 7। 7। तो सम 1 की वैल्यू 7 हो गई। तो सम 1 देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 7, या अपडेट हो गई वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद जब हम नीचे आए तो n डबल डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 10, तो आएगा 1.3, तो हम 1 को लेंगे। 1 तो अब n की वैल्यू ऊपर क्या हो गई 1, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। 1 मॉडुलस 10, रिमाइंडर कितना आया 1, तो रिमाइंडर अब आ गया अगली बार के एग्जीक्यूशन में 1, ठीक। अब उसके बाद सम की वैल्यू अब क्या होगी? 7 plus 1 8 7 प्लस 1 Correct. होगी सर। क्योंकि सम 1 की वैल्यू पिछली बार 7 थी, 7 और 1 plus 8 9। 1, तो 1 प्लस 8 9। अरे सर 8 होगा। सुबह सुबह अभी सो के उठ रहे हो क्या तुम जी? फिर उसके बाद 8 हो गई वैल्यू। अब 1 डिवाइडेड बाई 10 जब हम करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो 0 लेगा, 1 को एक्सक्लूड कर देगा। तो जैसे ही इसने 0 को लिया तो अब ऊपर n 0 हो गया। अब 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो अब वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है प्रिंट सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज सम 1। तो सम 1 की वैल्यू क्या है निकल के आई 8, तो वो 8 प्रिंट करा देगा, और वही 8 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया था। ये जब इसने इसको रन कराया था तो ये एंटर द नंबर 134, और देखिए सम हमारा 8 आ गया। अब समझ में आया कैसे हुआ ये? यस सर। नाउ हैज एनीबॉडी ट्राइड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर? लेट मी आस्क आदित्य। आदित्य, यस सर। हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर कैसे होगा? नो आइडिया सर। तो कुछ तो लॉजिक लगाओ, पहले ही शुरुआती में कह दिया नो आइडिया। कुछ थोड़ा सा ट्राई तो बनाओ कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। हाँ सर, सो ऐसे हो सकता है सम नंबर इक्वल टू 0 हो सकता है। जीरो नहीं था, जीरो नहीं 1 हो सकता है। एंड फिर सो 1 इज जब मैं नम मॉडुलस 10 करूंगा, ठीक है सर, तो जो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा, सपोज आपने कहा 134 जैसे बचेगा मेरे पास, 4 जो बचा मेरे पास वो रैम में जो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एंड जब मैं समनम इनटू 1 करूंगा, समनम इनटू रैम करूंगा, सो 4 आ जाएगा। करेक्ट, फेस वैल्यू आ जाएगी वापस ना, समझ रहे ना? हाँ सर। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन लगा देंगे, समनम की जगह 1 लगा देंगे, आई थिंक। करेक्ट करेक्ट। अभी देखो नो आइडिया कह रहे थे, अब देखो सारे आइडियाज आ गए। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
ये हमने एक वेरिएबल ले लिया मल, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्योंकि हमें चाहिए इसलिए हमने 0 की जगह 1 किया, बिकॉज सम अगर हम ऐड करेंगे किस कोई भी चीज, लाइक अगर हमने 4 में अगर हमने 0 को ऐड किया तो हमें 4 ही मिलेगा। दिस वाज द लॉजिक। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें 4 मिलेगा। इफ इन केस अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 0 ही मिल जाएगा। तो दैट इज, और हर बार ये 0 ही 0 चलता रहेगा तो हमें कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टेकन इट एज 1। आफ्टर दैट सेम कंडीशन चेकिंग, n is greater than 0, so n was greater than 0 means n कितना था, सपोज हमने 12 ले लिया तो 12 is greater than 0, हाँ ठीक है। रिमाइंडर आएगा 2 जैसे रिमाइंडर 2 into 1 हो जाएगा 2। आफ्टर दैट 1 बचेगा यहाँ पे n, 1 ऊपर गया, 1 is greater than 0, रिमाइंडर आया 1 into 2 तो 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे और 2 को हम प्रिंट करा देंगे एज दी प्रोडक्ट। लेट्स चेक इट आउट। 12 हमने किया तो 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, वन स्टूडेंट इज देयर, ओम अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. डू यू हैव एनी लॉजिक रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नॉलेज पहले से? सर करते तो है प्रोग्रामिंग। हाँ बेटा, सर प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, तो लाइक वी आर देयर इन द मिड ऑफ द सेशन एंड दिस इज द रिवीजन दैट इज गोइंग ऑन। पढ़ा तो मैंने दिया था, तो इफ इन केस सपोज ना समझ में तो इन बिटवीन यू कैन जस्ट आस्क। हाँ, Yes, yes. okay. Now Thanks. so we have done sum of the digits of the number and product of the digits of the number. Now coming to Armstrong number. So first let me tell you what is Armstrong number. अब Armstrong number क्या है कि AN लिख दे रहा Armstrong number का short form. Suppose 153 is there, तो the sum of the cube of the digits और हमें वही रिजल्टेंट आंसर दे दे तो वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। फॉर एग्जांपल क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 5 प्लस क्यूब ऑफ 3, तो ये 1 का क्यूब कितना है 1 ही, 5 का क्यूब कितना है 125 और 3 का क्यूब कितना है 27। आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको अगेन 153 ही मिलेगा। तो सच काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस टाइप के नंबर्स को जब हमें चेक करना हो कि सपोज द क्वेश्चन इज देयर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो बेसिक लॉजिक हमारी बाकी प्रोग्राम्स की तरह है कि हमें एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन तो कॉमन हो गया। कोई और लॉजिक? लेट मी आस्क शाश्वत। शाश्वत, स्मृति, स्मृति बेटा, सुदीक्षा, किसी को लॉजिक समझ में आई? कोई रेज योर हैंड जिसको भी लॉजिक समझ में आई कि क्या करना है, रेज योर हैंड। ओके, ओम को आ गया, वेरी गुड। ओम की फर्स्ट क्लास एंड देखो ओम को आ गया। यस ओम, टेल, क्या लॉजिक लगेगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हाँ हाँ सर, इसमें सर जो डिजिट्स रहेंगी उनका जो क्यूब होगा उनको जब हम निकालेंगे और वापस से ऐड करेंगे तो वही नंबर जब आ जाएगा तो उसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो गुड ट्राई। आई वाज आस्किंग अबाउट प्रोग्रामिंग लॉजिक। कोई नहीं, वेल ट्राइड, बहुत ही अच्छा, फर्स्ट क्लास में, वेरी गुड। सर लॉजिक इसमें सर मुझे याद हाँ। आ रहा है सर, एक्सट्रैक्शन नंबर कल करके हम लोग जो कर ले, और कोई लॉजिक फिलहाल याद नहीं आ रहा सर। लॉजिक extraction याद में। करने वाली कोई चीज ही नहीं है जो याद करे कोई। लॉजिक तो समझने वाली चीज है ना। तरुषी आई थिंक सो वांट्स टू आंसर। यस तरुषी। कोई
कोई और तरीका समझ सर नहीं इसमें आया। एक वेरिएबल में यही जैसे पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे और एक और वेरिएबल में उसको सेव कर लेंगे, मतलब दो जगह सेव कर लेंगे क्योंकि एक में तो ये चेंज होता रहेगा करेक्ट, जब उसका मॉड्यूलस लेंगे और अरे वो लेंगे फ्लोर डिवीजन करेंगे तो चेंज होता रहेगा। गुड, और फिर आखिरी में जब सबका क्यूब करके सम ले लेंगे तो फिर कंपेयर भी करना होगा ना, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ गुड, एल्स और कंपेयर करेंगे तो अगर उसी मतलब जिसमें एक और में सेव करे उससे इक्वल होगा तो फिर प्रिंट करा देंगे आर्मस्ट्रांग नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लेट्स डू दिस। बहुत ही अच्छा तरुषी। नाउ अब सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। एन हमने लिया, एन INT इनपुट एंटर अ नंबर, तो हम नंबर को इनपुट करा रहे हैं। आफ्टर दैट हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, बिकॉज एन जो है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो एन की वैल्यू चेंज होती जा रही है और एन की वैल्यू फाइनली 0 हो जा रही है। तो हमको लास्ट में कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू चाहिए, तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन टेम्प एज एन। उसके बाद हम एक सम वन वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम 0 असाइन कर देंगे। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा। देन क्योंकि हमें क्यूब निकालना है तो हम रेम इंटू रेम की पावर 3 कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक डालेंगे, इफ टेम्प इज डबल इक्वल टू सम वन प्रिंट the number is Armstrong, else print the number is not Armstrong. अब इसको हम रन कराते हैं। एंटर नंबर 153 जैसे हमने एंटर किया तो दिस इज सेइंग द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये प्रोग्राम हुआ कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। So here I have let me take some another number, ठीक है। 124 सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, दूसरा नंबर जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो आंसर आना चाहिए कि द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो व्हेन वी गेव द इनपुट, व्हेन द यूजर गेव द इनपुट 124, तो क्या हुआ, वी आर सेइंग दैट क्योंकि 124 n के अंदर चला जाएगा, ठीक। तो n को अब हम कह रहे हैं कि n की जो भी वैल्यू वो टेम्प में चली जाए। दैट मीन्स कि टेम्प हमारा जो है अब उसकी वैल्यू भी हो चुकी है 124, टेम्प के अंदर भी 124 जा चुका है। आफ्टर दैट वी आर सेइंग सम वन इज इक्वल टू 0। फिर हम कह रहे हैं n इज वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा है। तो n हमारा कितना है 124, तो 124 मॉडुलस 10 रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा सर। 4, करेक्ट। तो रिमाइंडर विल बी 4। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अगले स्टेप में सम वन हमारा कितना ऊपर 0, 0 प्लस रिमाइंडर की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64। करेक्ट 64। तो सम वन की वैल्यू हो गई 64, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम नीचे आए तो हमने देखा n फ्लोर 10 है, फ्लोर लगा हुआ, तो फ्लोर इज 124 डिवाइडेड बाई 10, तो आएगा हमारा 12.4।
तो दैट मीन्स कि डेसिमल वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, 12. 12 वील टेक। तो n की वैल्यू अपडेट होकर हो चुकी है 12। आफ्टर n इज 12, 12 मॉडुलस 10 कितना आया? रिमाइंडर कितना आएगा? 1.2 आया सर, 1.2 रिमाइंडर 2 आएगा। सर 2 आएगा। 1.2 से रिमाइंडर कैसे 2 निकाल दिए जी? रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 आया, उसके बाद अब सम वन कितना था? 64। पिछले वाले में सम वन था हमारा 60, सम वन हमारा था 64, तो 64 प्लस 2 इज 66। तो सम वन की वैल्यू अपडेट होके हो गई 66। अब जब हम नीचे आए तो कह रहा है n फ्लोर 10, तो 2 का क्यूब होगा। सॉरी हाँ 2 का क्यूब कितना हुआ? 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ। 8 प्लस 64 कितना हुआ? 72। करेक्ट, 72। तो अब सम वन की वैल्यू कितनी हो गई? 72। अब नीचे आए तो 12 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ? 1.2। तो हम डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे, n की अपडेटेड वैल्यू हो गई 1। अब n की वैल्यू जैसे ही 1 हुई, n मॉडुलस 10, रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 जैसे ही रिमाइंडर आया, हम नीचे आए, ये पहले हो चुका था 72 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो 72 प्लस 1 इज 73। ठीक है, तो सम 1 की वैल्यू आ चुकी है 73। नीचे गए तो 1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 0.1, और हम डेसिमल पार्ट को हटा देंगे तो 0 हम लेंगे, n हो चुका है 0। जैसे ही हम 0 गए, नाउ कंडीशन इज आस्किंग क्या 0 0 से बड़ा है? तो नहीं बड़ा है, तो कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स। अब हम नीचे आ गए, अब नीचे इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। इफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम 1 हमारा कितना निकल के है? 73, और टेम्प हमारा कितना था? 124। क्या 124 73 के बराबर है? नो सर। सो दैट इज वाई हम जो है इफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और आएगा कि द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। इसको सेव किया, रन किया, 124 हमने डाला और कह रहा है नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। अब सिमिलरली 153 के लिए क्या होगा? ये उसका क्यूब करके, जो कि हमने टेस्ट किया कि आ रहा था, हर डिजिट्स का क्यूब करेंगे इसी तरीके से, और फिर यहाँ पे टेम्प क्योंकि 153 रहेगा, क्योंकि n भी हमारा 153 हो चुका होगा, यूजर ने 153 एंटर कराया और वही टेम्प की वैल्यू हो गई, तो टेम्प की वैल्यू 153, तो 153 हो जाएगी यहाँ पे टेम्प की वैल्यू, और सम 1 की वैल्यू भी 153 ही निकल के आएगी। तो उसकी वजह से आंसर आएगा द नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और वो हमने चेक पहले ही कर लिया है कि 153 पे हमारा द नंबर इज आर्मस्ट्रांग शो कर रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। ओम बेटा, समझ में आया ये थोड़ा सा? यस सर। ओके बेटा। नाउ अब एक मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, उसकी आपको थोड़ी सी लॉजिक बिल्डअप करनी है। वन सीरीज एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं बस लिख रहा हूं 0 1 1 2 3। कोई आंसर नहीं देगा, बस हाथ उठाना जिसको लॉजिक समझ में आ गया कि ये सीरीज बन कैसे रही है, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जिनको समझ में आया वो हाथ उठाएं कि ये सीरीज कैसे बनी, हर अगली डिजिट कैसे आ रही है। क्योंकि मैं तो तुरंत बता दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके सुमित, ओम, तेजस्विनी, गुड। सर एक बार बता दीजिए। बता देंगे बेटा, हमको देखने तो दो किसको किसको आ रहा है समझ में।
ओके निकिता ठीक है, गुड। उन्नति, वैष्णवी, सबको समझ में आ रहा है, गुड। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हैंड्स डाउन मत करना कोई। आकाश को भी समझ में आ गया। बेटा देखो ये बात ये है ना, मैं तो बताने को बता दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, बट जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे तो कैसे होगा। बेटा 4 तो है ही नहीं अन्विता, अगर आप देखो 4 तो है ही नहीं इसमें। 3 + 2 5, 5 + 3 8। करेक्ट। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो बेसिक लॉजिक ये है कि शुरुआत में 2 डिजिट्स तो होनी चाहिए, उन 2 डिजिट का जो सम होगा वो हमको अगली डिजिट दे रहा है, उन 2 डिजिट का जो सम है वो हमें अगली डिजिट दे रहा है। अब आप इन 2 डिजिट्स का सम करेंगे आपको अगली डिजिट मिलेगी, आप इन 2 डिजिट का सम करेंगे आपको अगली डिजिट मिलेगी, इनका सम करेंगे ये मिला, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चलता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट द लॉजिक सेज। अब समझ में आया सबको? सिद्धार्थ समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस सीरीज को सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे ये देखो 0 है, ठीक है, और 1 है, इनिशियल 2 नंबर्स रहेंगे। अब चाहे कोई भी ले लो, 0 1 की जगह सपोज हम 1 2 से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत पहले 0 1 से सिखा दीजिए। हम जो बता रहे हैं सुनो पहले, 1 और 2 है। अब इनिशियल 2 डिजिट तो होनी चाहिए इस केस में, ठीक है। इस सीरीज को, इस टाइप की सीरीज को बनाने के लिए 2 डिजिट्स तो होनी चाहिए। अब शुरुआत की जो 2 डिजिट्स है उनका जो सम है वो हमको अगली डिजिट देगा, तो अगली डिजिट जो आएगी वो आएगी 3। फिर पिछली वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, इन दोनों का 5 जो सम है ये हमको अगली डिजिट देगा, दैट इज 5। फिर इन दोनों का सम हमें अगली डिजिट देगा, 8 दैट इज 8। इस तरह करके चलता जाएगा। अब समझ में आया सिद्धार्थ? सर जैसे कि 1 में 2 प्लस करेंगे, 2 में 3 प्लस करेंगे, 3 में 5 प्लस करेंगे, फिर 5 में 8 प्लस कर देंगे। बेटा सबको प्लस नहीं कर रहे हैं, 2 डिजिट्स को, सिर्फ 2 डिजिट्स को। जैसे अगर हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो 2 नंबर तो होने चाहिए, जैसे 0 और 1, 2 नंबर से शुरुआत हुई, ठीक है। समझ गया सर। अब उसके बाद इन दोनों का जो एडिशन है वो हमको अगली डिजिट देगा, फिर उसके बाद प्रीवियस डिजिट प्लस ये डिजिट, ये हमको अगली इन दोनों का सम हमको अगली डिजिट दैट इज 2 समझ गया। देगा, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है, ठीक अच्छा सर, मतलब 1 + 2 फिर 2 + 3 + 3 + 5 फिर 5 + 8। हाँ 5 + 8 का जो होगा वो अगला आपकी डिजिट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? अब ये तुम लोग को बनाने की कोशिश करना है, मैं तो देखो बता दूंगा प्रोग्राम कैसे। अब देखो अभी मैंने लॉजिक बता दी, कुछ लोग अभी तक अपने से लॉजिक समझ रहे थे, सबको समझ में आई लॉजिक। इसी तरीके से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो। अब मैं प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा, हाँ प्रोग्राम ऐसे बनेगा। मैंने इसीलिए मॉड्यूल में भी नहीं दिया ये प्रोग्राम, मैं ये चाहता हूँ आप लोग कोशिश करिए इस पे। जब आप अपने से कोशिश करोगे ना, आपको प्रोग्रामिंग करने में मजा आएगा, आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ वेयर वी हैव टू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। Now coming to while loop control statements. So first there are 2 control statements there in while loop. One is break and the other one is continue. Now break is used as control statement. As soon as it is encountered, this is very important line. As soon as it is encountered, the execution skips the whole block. The execution skips the whole block. जो पूरा एक block होगा while loop का उससे बाहर आ जाएगा. Then continue is also used as control statement. Again important line, as soon as it is encountered the current iteration is skipped. I'll show you with example. Now here is the example, let's understand it. I is equal to 1. Okay, initially I have declared I as 1. Then I am saying while I is less than equal to 5. So I is, this condition is true because I is less than 5, not equal to, but it is less than 5. After that it is saying print I. So I was 1. We are saying print I. 1 has been printed below. After this we are saying if I is equal to 3, so I is 1.
and 1 is not equal to 3, so if statement will not execute. And below when we'll come, it is saying I is equal to I plus 1. So I was 1, 1 plus 1 is 2. Now the updated value of I is 2. Now we went above. As soon as we went above, now we are seeing 2 is less than 5. Condition is still true. Condition true है, हम अंदर आ गए. Now we are saying print I, that is 2. तो 2 हमारा print हो गया. After that, if I is equal to 3, that is 2 is equal to 3, तो ये condition false है. Because this condition is false, we are not going to execute if statement. After that, it is saying I is equal to I plus 1. So 2 plus 1 is 3 now. We updated value of updated value of I is now 3. So 3 is less than 5. Condition is true. We went inside and we are saying print I. So we are printing 3 here. After that, if 3 is equal to 3, so condition is true. We came inside and we are seeing that break is there. Now when break is encountered, the definition is saying as soon as it is encountered, the execution skips the whole block. अब पूरे के पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, लूप से ही बाहर आ जाएगा वाइल के. तो हमने क्या किया, इफ I is equal to 3 जैसे ही एनकाउंटर हुआ और उसके बाद हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक जैसे ही मिल गया, हम प्रोग्राम को खत्म कर दिए. अब इसके बाद कुछ है ही नहीं. सो दैट इज व्हाई 1 2 3 हैज बीन प्रिंटेड. इसके आगे अब लूप ही नहीं चलेगा. डबल इक्वल टू मतलब ब्रेक. हाँ बेटा, सर यहाँ पे डबल इक्वल टू इसका मतलब ब्रेक. डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी चेक कर रहे हैं. ब्रेक तो नीचे लगाए ना. डबल इक्वल टू कहाँ ब्रेक का मतलब होता है जी? डबल इक्वल टू मतलब वी आर चेकिंग द इक्वालिटी. अभी लास्ट आर्मस्ट्रांग नंबर के प्रोग्राम में किया तो था इक्वालिटी चेक कि क्या टेम्प सम 1 के बराबर है. ब्रेक कैसे, ब्रेक का मतलब? ब्रेक का मतलब बता तो रहे हैं कि अगर ब्रेक एनकाउंटर होता है, मतलब अगर ब्रेक मिलता है कहीं पे पूरे प्रोग्राम में, ब्रेक कीवर्ड अगर आपको मिल गया तो आप उस पूरे, अगर आप किसी लूप के अंदर है, जैसे मैं लूप के अंदर हूँ, व्हाइल लूप के अंदर हूँ, अब ये प्रोग्राम तो चलते जाना चाहिए था अगर देखा जाए, बिकॉज आई जैसे 1 2 3 हुआ तो वैसे 4 और 5 भी होना चाहिए. 5 तक ये चलना चाहिए था क्योंकि 5 की इक्वालिटी हमने दी है ना यहाँ पे कि या तो 5 से छोटा हो या तो 5 के बराबर हो, तो 5 तक चलना चाहिए था, बट चला नहीं. क्यों नहीं चला? बिकॉज ब्रेक मिल गया इसे. और ब्रेक का मतलब ही यही कह रहा है, एज सून एज इट इज एनकाउंटर्ड द एग्जीक्यूशन स्किप्स द होल ब्लॉक. पूरे के पूरे ब्लॉक को छोड़ देता है, एग्जीक्यूशन वहीं खत्म हो जाता है. अब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बात समझ में आई? ब्रेक जहां मिला. क्लियर है? सिद्धार्थ? हाँ ठीक. नाउ कमिंग टू कंटिन्यू. अब कंटिन्यू में क्या हो रहा है, लेट्स चेक आउट. ब्रेक में क्या हुआ था फिर से एक बार देख लेते हैं कि जैसे ही ब्रेक मिला उसके बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा व्हाइल का, खत्म हो गया, व्हाइल लूप से बाहर आ चुके हैं. ठीक है. बट व्हेन वी आर नाउ यूजिंग कंटिन्यू, so what the definition of continue says, continue is also used as control statement. As soon as it is encountered, the current iteration is skipped. वो सिर्फ वही एक पर्टिकुलर इटरेशन स्किप होगी. ठीक है, लेकिन वो लूप से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, लेट्स चेक आउट. I is equal to 1. अब हम कह रहे हैं while I is less than equal to 5. ये if थोड़ा सा अंदर आएगा, इंडेंट रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये इंडेंट पे रहेगा. ठीक है, एल्स के सीध में रहेगा. नाउ इफ I is equal to 3, अब I हमारा 1 है, कंडीशन यहाँ ट्रू हो चुकी थी बिकॉज 1 is less than 5. तो 1 is equal to 3, कंडीशन फॉल्स है, तो हम एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. एल्स स्टेटमेंट इज सेइंग प्रिंट I. तो I हमारा क्या था? 1 हमने प्रिंट कर दिया. देन वी आर सेइंग I is equal to I plus 1. So 1 plus 1 is 2. तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ I is 2. Now when we went above, again 2 is less than 5, condition is true. We came inside and we saw that 2 is not equal to 3, condition is false. तो हम if को execute नहीं करेंगे, else को execute करेंगे, and it is saying print I. So we are printing 2 here. 2 print हो गया. Then 2 plus 1 is 3. So I's updated value is 3. अब हम ऊपर गए तो 3 is less than 5, condition is true. अब हम आए तो if कंडीशन चेक किए तो 3 is equal to 3 now.
अब 3 इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया एंड वी आर सेइंग i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इज 4, तो i की अपडेटेड वैल्यू 4 हो गई। एंड देन वी आर सेइंग कंटिन्यू, और कंटिन्यू क्या कह रहा था, एज सून एज इट इज एनकाउंटर्ड द करंट इटरेशन इज स्किप्ड। अब ये वाली इटरेशन स्किप हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई इटरेशन ही नहीं होगी, इस वाली इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, सॉरी थर्ड वाली इटरेशन। अब हम ऊपर गए और उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रिंट नहीं हुआ, देन उसके बाद 4 भी प्रिंट होगा और 5 भी प्रिंट होगा। ये देखिए सिर्फ 3 वाली इटरेशन जो थी, जो करंट इटरेशन है, वो स्किप हो गई है। बात समझ में आई? बाकी सारी इटरेशन रन हुई, 3 बंद हो गई। ब्रेक में क्या था कि 3 के बाद इटरेशन ही नहीं हुई, और इसमें क्या है कि सिर्फ वही करंट इटरेशन रुक जाएगी, बाकी सारी की सारी इटरेशंस होंगी। बात समझ में आई ये वाली, कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस? ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो ऊपर करिए जरा हाँ हाँ स्क्रीन। हाँ सर इसमें तो ये प्रिंट आई जो है वो एल्स ब्लॉक में दिया है। अगर कंटिन्यू यूज ना करते हाँ हाँ तो इफ वाला इस बार एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हाँ। भी एल्स वाला तो एग्जीक्यूट ना होता ना तब, तो भी फिर अच्छा, प्रिंट हम ना होता। एक सेकंड, तो हम वो लगा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। मैं बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। अभी पूरी क्लास सामने बैठी होती ताली बजवाते हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट यहाँ पे आई कर दे रहा हूँ। अब समझ में आया? यस सर, लेकिन वो वाला जो एग्जांपल था उसमें हाँ उसमें उसका यूज नहीं समझ में आ हाँ रहा था ना कंटिन्यू हाँ का। हाँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना ये वाला, कि Yes, ये अब ये प्रिंट स्टेटमेंट रन ही नहीं हुआ। ये वाला भी अगर हमने प्रिंट यहाँ करने की कोशिश भी की तो भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे हमारा, सॉरी रिजल्ट यस कोई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर इटरेशन स्किप हो जाएगी, उसकी इटरेशन नहीं होगी, बट उसके बाद के जो होंगे वो होंगे। दैट मीन्स कि हम अभी भी व्हाइल लूप के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ वही एक काम नहीं करेंगे जिस चीज के लिए कंटिन्यू लगा है, बट बाकी सारे काम होंगे। बट ब्रेक में क्या था, ब्रेक जैसे ही मिल गया हमें, हम सीधा उसके बाहर निकल के आ गए, ठीक है। बहुत ही अच्छा बेटा। सर कंटिन्यू वाला एक और बार समझा दीजिए। अच्छा, ये है। अब इसमें आई हमारा 1 है, आई हमारा 1 है, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू है। अब 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इफ हम False. एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फॉल्स हो गया, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स कह रहा है कि प्रिंट आई, तो आई हमारा 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर कह रहा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। तो आई Updated value of I2. 2, ऊपर गए हम। अब i2 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए जैसे ही हमने चेक किया तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, फिर हम इफ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और प्रिंट i कह रहे हैं हम, दैट इज 2, फिर 2 प्लस 1 विल बी 3, Updated value of I2 3. हाँ 3 के लिए गए, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ वाली अब एग्जीक्यूट होगी बिकॉज 3 इज इक्वल टू 3। तो अब इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, इफ में कह रहा है i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे i की वैल्यू 4 हो गई, ठीक। देन इट इज सेइंग कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जैसे ही एनकाउंटर हुआ तो उसमें कंटिन्यू की डेफिनेशन क्या कहती है कि एज सून एज इट इज एनकाउंटर्ड द करंट इटरेशन इज स्किप्ड, सिर्फ वो स्किप होती है, खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बट अब हम कह रहे हैं प्रिंट आई, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब उसके बाद जब वापस गए तो आई की अपडेटेड वैल्यू हो चुकी है 4, क्योंकि हमने यहाँ 4 करा दिया था। तो 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। 4 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा एल्स एग्जीक्यूट होगा, और कह रहे हैं हम प्रिंट आई, आई हमारा 4 है, 4 प्रिंट हो गया। आई प्लस 1 कह रहे हैं, अपडेटेड 5 हो जाएगी। 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 5, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट हुआ। और इसके बाद इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा,
एल्स एग्जीक्यूट होगा और ये कह रहा है हमारा प्रिंट 5, तो 1 2 4 5 प्रिंट हुआ और उसके बाद अब हो गई वैल्यू 6, तो अब ये कंडीशन वाइल की ही फॉल्स हो गई, तो अब हम उसके अंदर जाएंगे ही नहीं और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया और 1 2 4 5 हमारे प्रिंट हो गए। सिर्फ वो जो एक इटरेशन थी बीच की 3 की, वही एक स्किप हुई है क्योंकि कंटिन्यू वहां पे एनकाउंटर हो गया था।